बन सकता है। और हमारे साथ अब खास पैनल जुड़ गया है प्रियंका, उनसे भी रूबरू करवा देते हैं और इन तमाम सवालों का जवाब जरा उनसे लेते हैं। बिल्कुल, पहले गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा दें। अपूर्वा सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता है। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेघा धानुका वित्त विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ है। लेकिन अपूर्वा सिंह जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि अभी नेता प्रतिपक्ष को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि पर्ची वाली सरकार है और बजट भी वहीं से तय किया गया है। देखिए, ये तो विपक्ष का धर्म बनता है कि कोई भी अगर लाभकारी चीज आए या कोई भी अच्छी चीज आए तो उनको तो चिल्लाना है ही। मगर पॉइंट ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पर आपको इतना जरूर आश्वस्त करना चाहूंगी, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी और विपक्ष को भी और विशेषकर से टीकाराम जूली जी को भी, कि बस अब 1 घंटे का इंतजार है। उसके बाद आप देखिएगा एक ऐसा लेखानुदान उनके सामने आने वाला है जैसा आज तक के इतिहास में कभी नहीं आया होगा। ये एक ऐसा लेखानुदान भी होगा जिसके अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो भी शामिल होगा, सभी वर्गों का हित भी शामिल होगा, वंचितों, शोषितों, वांछितों सबका हित होगा और एक दूरदर्शी संकल्प के साथ में जो है ये बजट ये लेखानुदान प्रस्तुत होगा। तो मुझे लगता है टीकाराम जूली को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, उसके बाद में तो उनके सामने जो आएगा उसके बाद मुझे नहीं लगता वो इस कैपेबिलिटी में रहेंगे। मिथिलेश जैमिनी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश जैमिनी जी, क्या लगता है आपको, चूंकि अब लोकसभा चुनाव मुहाने पर है, 1.5 महीने का वक्त ही रह गया है, ऐसे में जो लेखानुदान बजट है क्या वो पॉपुलिस्टिक बजट होने वाला है या फिर बजट पर फोकस रहेगा? देखिए, पॉपुलिस्टिक बजट लाने से ज्यादा मैं कहती हूं, मेरा सवाल है जी। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है और उससे पहले एक बार लेखानुदान में पीयूष गोयल जी जब देश के वित्त मंत्री थे तो उन्होंने काफी लोक लुभावन घोषणाएं की थी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है कि राजस्थान का ये सौभाग्य है कि पहली बार 20-22 साल के बाद एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर राजस्थान को मिला है जो अप टू मार्क फाइनेंस को समझता है, टैक्सेशन को समझता है, वो है दिया कुमारी। क्योंकि वो खुद टैक्सेशन और सारे सिस्टम को रोज फेस करती है तो वो काफी अच्छी तरह समझती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 5,80,000 करोड़ का जो घाटा जो उनको सौगात में मिला है, उस घाटे को पाटते हुए किस तरीके से करे। अभी जूली साहब कह रहे थे कि दिल्ली गए थे, अरे भैया जो 5,80,000 करोड़ का घाटा है उस घाटे को छोड़ते हुए जो डबल इंजन की सरकार है, तो भजनलाल सरकार क्या बुराई कर रही है अगर वहां जा रही है? आपको कैसे डबल इंजन क्रिएट करके और राजस्थानियों को राहत देनी है? आपने कर दिया ना ईआरसीपी का, आप नहीं कर पाए 5 साल में। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक गांव का बेटा, एक अटारी के छोटे से गांव का बेटा जो पहली बार आप देखिए 25 साल में रात को गांव में बिता रहा है। आज तक 25 साल 30 साल में किसी मुख्यमंत्री ने रात गांव में नहीं बिताई। तो सबसे बड़ी उम्मीद है कि जो गांव का आदमी है, जो बेजा परेशान है, रोजगार नहीं है, राजस्थान में नीमराना और भिवाड़ी को छोड़ दे तो कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट नहीं कर पाए, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। खूब राजस्थान निवेश समिट हुई, करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट हुए, 10 लाख करोड़ के, 15 लाख करोड़ के, और धरती पर उतरे नहीं। हालात ये रहे कि एक जो निवेशक था उसने आरोप लगाया कि मुझसे 4 करोड़ रुपए रिश्वत मांग ली और मैं अपना कारोबार उठा के ले जा रहा हूं। तो अब ऐसी स्थिति नहीं आए, कोई सिंगल विंडो सिस्टम। लेकिन यहाँ पर देखिए बीजेपी ये भी तो कह रही है कि पिछली सरकार आर्थिक बोझ लेकर हम पर छोड़ के चली गई है। मेघा धानुका जी को मैं यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी, जो कि वित्त विशेषज्ञ हैं, आपसे मैं बेहतर समझना चाहती हूँ। देखिए बजट यही होता है कि जो एक्सपेंडिचर है, जो इनकम है, उसमें बैलेंस किया जा सके। जाहिर तौर पर एक चुनौती भी सरकार के लिए होती है, चाहे कोई भी सरकार हो, कि फिस्कल डेफिसिट जो है, वित्तीय घाटा, उसको भी कम किया जा सके। ये तमाम पहलू को देखते हुए आपको क्या लगता है किस तरह की राहत इस बार लेखानुदान बजट में मिल सकती है? और महत्वपूर्ण यह भी है कि पहला बजट है ये मौजूदा भजनलाल सरकार का। मैम आपने एकदम सही कहा है कि अभी ये राजस्थान के साथ आप मान सकते हैं कि ये खामी रह जाती है कि हमारी जो सरकार है वो दिसंबर में ही बन जाती है और हमारा बजट अभी आना है फरवरी में। दूसरी चीज़ ये है कि जो केंद्रीय सरकार है वो अब चेंज होने वाली है, तो उन्होंने अपना इंटरिम बजट दिया है। साथ में अभी जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने जिस तरीके की घोषणाएं करी थी उसके कारण हमारे पास 5 लाख बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट हो चुका है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऋण भी है। तो इनसे निकलने के लिए इस सरकार को उन पैसों को स्पेशली यूटिलाइज करना पड़ेगा जिनके लिए ये ऑलरेडी एक्सपेंडिचर दिखा चुके हैं, या उनकी रीऑडिट करानी पड़ेगी कि हमें कितना अच्छे तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं।
जैसे नई योजनाओं की बात करें तो नई योजना इनके लिए लखपति दीदी, जो इनके केंद्रीय सरकार से योजनाएं मिली है, जैसे लखपति दीदी मिली है, उसको उससे क्लब करना। सेकेंडली, इनकी आयुष्मान भारत योजना केंद्रीय सरकार में चल रही है, तो हमारी चिरंजीवी योजना को उससे क्लब करना। अगर ये कुछ योजनाएं अपन केंद्रीय स्तर पे देखें तो उस पे वो क्लबिंग अगर होगी तो डेफिनेटली अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर पाएंगे और ये लेखानुदान बहुत अच्छा निकल के आ सकता है। आवंटन कितना बढ़ाया जाएगा दायरा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रियंका, अपूर्वा सिंह, आपने यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष को भी सुना, उन्होंने कहा कि आपने आते आते जो हमारी सरकार की योजनाएं थी वो तो ठप कर दी। राजीव गांधी युवा मित्र का वो एग्जाम्पल दे रहे थे। अब हम क्या उम्मीद करें, जो पिछली सरकार फ्रीबीज देके गई थी, आप उन्हें कंटिन्यू करने वाले हैं या फिर उस पर आज रोक लग जाएगी? अपूर्वा सिंह, जरा सस्पेंस से पर्दा हटा दीजिए। देखिए, युवा मित्रों की तो जहां तक बात है तो मैं इनसे जानना चाहती हूं कि उनके एडमिशन का या इनके रिक्रूटमेंट में इन्होंने कितनी ट्रांसपेरेंसी बरती थी, ये जरा उसको खुलकर बता दें। क्या उनके रिटन एग्जाम्स लिए गए थे? क्या उनको मेरिटोक्रेसी पे लिया गया था? क्या उनका इंटरव्यू लिया गया था? बिल्कुल नहीं। तो अगर इन्होंने केवल ये सोच के कुछ बेरोजगारों को नौकरी दी थी कि ठीक है, ये बेरोजगार हमारी विचारधारा से मिलते जुलते विचारधारा के हैं या हमारे पार्टी के नेताओं के आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं जिनको हम नौकरी देते, तो ये उन बेरोजगार युवाओं के साथ में नाइंसाफी थी जो लोग मेरिटोक्रेसी भी रखते थे, जो लोग काबिलियत भी रखते थे। तो देखिए, उस योजना का तो हवाला यहाँ पे नहीं दिया जाना चाहिए। पर हाँ, जैसा कि हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने ये चीज बोली कि मेरे लिए केवल 4 ही जातियां हैं जिसके अंदर महिला, युवा, गरीब और किसान है। तो आप देखिए, ये जो लेखानुदान आने वाला है ये इन चारों जातियों को ध्यान में रखकर आने वाला है और ये लेखानुदान ऐसा आने वाला है जिसके अंदर दूरदर्शी संकल्प है। ऐसा नहीं है कि एक पॉपुलिस्टिक सा बजट आ जाएगा जिसके अंदर बस रेवड़ियां सी बांट दी जाएंगी। ये आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए, विकसित भारत के साथ साथ में विकसित राजस्थान, ठीक है अपूर्वा जी, यानी आपने संकेत दे दिया, पूरा फोकस जो है वो बजट पर रहने वाला है। और यहाँ पर प्रियंका, जरा राजकुमार शर्मा जी से भी इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रियंका जी। राजकुमार शर्मा जी, क्योंकि कांग्रेस तो बार बार ये आरोप लगा रही है कि उनकी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। कुछ ऐसी योजनाएं भी तो हैं जिन्हें चालू किया जा रहा है और उसमें संशोधन भी किया जा रहा है जिसे बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। और बार बार ये पर्ची वाली सरकार कहना कितना ठीक है? अगर मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो उसमें कहां गलती हो जाती है? पर्ची वाली सरकार क्यों कहते हैं आप लोग बार बार? प्रियंका जी, पर्ची वाली सरकार इसलिए कहते हैं, सड़कों पे आजकल बहुत ज्यादा फॉग है और दिल्ली से पर्ची जब पहुंचती है तो उसको पहुंचने में टाइम लगता है। 3 दिसंबर को दोपहर में राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 115 का मैंडेट दे दिया था। कांग्रेस की सरकार ने शानदार काम किए थे। जनसेवक और जमीन के कार्यकर्ता राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को साइड में कर दिया था। तो जब साइड में कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी को 115 का मैंडेट दे दिया, डबल इंजन की सरकार दे दी, तो फिर अब तकलीफ क्या है? देश के प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री है, राजस्थान की जनता तुरंत प्रभाव से लाभ तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में हम बेहतर कार्य कर रहे हैं। ईआरसीपी तो सपना ही था ना, उसे तो साकार कर रहे हैं। और वो कह रही है कि अब जो पेपर हो रहा है विदाउट लीक हो रहे हैं, अब पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। तो और क्या चाहते हैं आप? अभी तो सरकार बनी है, थोड़ा वक्त तो दीजिए ना। प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी इस बात को यहां घोषणा कर दे कि हमने ईआरसीपी का पानी रोक रखा था। इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश तक तो लगातार बार बार कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार ला दो, हम ईआरसीपी का पानी ला देंगे। और कांग्रेस पार्टी बार बार आरोप लगा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने रोक रखा है, देश के प्रधानमंत्री ने रोक रखा है। देश के जन संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी व्यक्तिगत खींच मिटाने के लिए रोक रखा है क्योंकि वो किसी एक घोटाले में व्यस्त थे। लेकिन कोई बात नहीं, राजस्थान में ईआरसीपी का पानी आ रहा है, कांग्रेस पार्टी को इसकी खुशी है। घोटाला तो आपने सुन लिया होगा ना, उसकी यहाँ पर ईडी रेड मार रही है। चलिए मिथिलेश जी, मुझे लगता है चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। आज घोटालों की बात करना बेमानी होगी, क्योंकि आज जनता की बात कर लेते हैं। आज जनता को सौगात मिलने जा रही है, कितनी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसानों के लिए क्या कुछ होने वाला है। मिथिलेश जैमिनी जी, आपको क्या लगता है, किसानों की आपने स्थिति देखी है राजस्थान के अंदर, क्या उनकी तरफ से बड़ी मांगे हैं और किस तरह की घोषणाएं इस बजट में, लेखानुदान बजट में होनी चाहिए? जैमिनी जी, देखिए, कभी चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि जिस दिन किसान का बेटा सत्ता की कमान संभालेगा, सबसे पहले वो अन्नदाताओं के आंसू पहुंचने का काम करेगा। और मुझे लगता है राजस्थान में इसकी शुरुआत हो गई है। जब उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में दिया तो सबसे ज्यादा फोकस एक किसान के बेटे भजन लाल का फोकस था। किसान जिस अंदाज में उन्होंने गेहूं के ऊपर बहुत इस मुद्दे को उठाया था, तो जो मुद्दे उठाए थे अब उनको पूरा करें। लगता क्या नई भर्तियां होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। पुरानी भर्तियां चल रही है, उनकी भी नियुक्ति मिलनी चाहिए। जिन लोगों को नियुक्ति से निकाल रहे हैं उनको रोकना भी चाहिए, नई भर्तियां भी होनी चाहिए।
ये थे टीकाराम जूली जो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पर वेट घटना चाहिए और सरकार ने जो वादा किया। तो टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष को आप सुन रहे थे। कांग्रेस भी कई सारे डिमांड कर रहा है विपक्ष में रहते हुए, लेकिन मेघा धानुका जी, चूंकि हम वित्तीय भार की बात कर रहे हैं, क्या ये संभव लग रहा है आपको कि जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की हैं वो पूरी हो पाएंगी? क्योंकि काफी ज्यादा फिस्कल डिफिसिट है, बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए। बिल्कुल मैम, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और निश्चित रूप से ये बड़ा ही है। परंतु अगर अपन देखें कि अगर ये सरकार क्या करना चाह रही है, क्या इसकी एक्सपेक्टेशंस है, तो उनको अपने एक्सपेंडिचर से ज़्यादा अपनी इनकम पे फोकस करना चाहिए। इनकम का सबसे बड़ा तरीका है, जिसके लिए अपने पास अभी फ्रांस के राष्ट्रपति तक भी आ चुके हैं, यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ाना चाहिए, टूरिज़्म के ऊपर फोकस करना चाहिए। सेकेंडली, अगर टूरिज़्म बढ़ता है तो टूरिज्म के साथ साथ हमें यहाँ पे अपना नेटवर्किंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पे भी फोकस मिलेगा, जो अभी तक नहीं है, जो अब सोचा जा रहा है कि धानुका जी, देखिए धानुका जी, यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी कुछ दिन पहले इसी तरह का बयान दिया था कि हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़े, कंपनीज आए और उनके लिए हम इस तरीके का पॉजिटिव माहौल भी क्रिएट करेंगे। और चाहे मोदी सरकार हो या फिर राज्यों की अलग अलग बीजेपी सरकार, हमने देखा है खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा जोर रहा है। टूरिज्म की जो आप बात कर रही हैं, बैकबोन राजस्थान की इकोनॉमी की मानी जाती है। हालांकि केंद्रीय बजट में भी हमने देखा कि जो राज्य सरकार है उनके लिए फ्री लोन की बात यहाँ पर कही गई है कि रेट फ्री लोन होगा। इसको क्या आज लेखानुदान बजट में भी इस तरह की घोषणा की? बिल्कुल, इस पे चर्चा भी जारी रखेंगे, लेकिन कुछ ही मिनटों का वक्त रह गया, पता चल जाएगा कि किसके किसके एक्सपेक्टेशंस पूरे होने वाले हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।